नमस्कार, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्त, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। उसमें आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है 9वां, इसमें हम लोग जीके जीएस पर चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा होगी। आपको पता है हम लोग जब सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट को, तो उसमें हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। वहां से जो भी प्रश्न आ सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त, भारत में माफ करिएगा, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई दोस्त। अस्थायी नहीं होगा। भारत में अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिक, टॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस या हॉर्डिंग? बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले एक बात डिस्कस करते हैं हॉर्डिंग के विषय में। हॉर्डिंग कौन था भैया? तो हॉर्डिंग जो है ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय का गवर्नर था। क्या? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय का गवर्नर था हॉर्डिंग। ठीक है। कॉर्नवालिस, मुनरो, विलियम बेंटिक की बात कर लेते हैं दोस्त। तो जो विलियम बेंटिक था, जैसे आपको पता है कि जो महालवाड़ी प्रथा थी, महालवाड़ी प्रथा आप जानते होंगे, एक नाम सुने होंगे, महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा जो है ये किसने लागू करी थी? ये प्रश्न आता है तो विलियम बेंटिक ने लागू करी थी। बात क्लियर है? अब यही बात कर लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए कौन जाना जाता है? मुनरो, टॉमस मुनरो और एक रीड करके थे, अलेक्जेंडर रीड। इन दोनों ने 1820 में इसको आरंभ किया था। तो रैयतवाड़ी के लिए अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? अब अगर यहां से प्रश्न आएगा तो यही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और कॉर्नवालिस की बात करते हैं दोस्त। तो कॉर्नवालिस जो है इसमें अस्थाई बंदोबस्त को इसने जो है लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त जो था, इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। और ये बंगाल, उड़ीसा, बनारस, जो संयुक्त प्रांत था, उत्तरी कर्नाटक, मतलब समस्त भारत के 19% भाग पर ये जो अस्थाई बंदोबस्त था ये चल रहा था। अगर आपसे पूछे रैयतवाड़ी तो आप बताएंगे टॉमस मुनरो, कर्नल रीड, जो अलेक्जेंडर रीड था। ये तमिलनाडु के बाराहमहल से प्रारंभ होकर बॉम्बे, पूर्वी पश्चिम बंगाल, असम, कुर्गा, मतलब कर्नाटक, मद्रास में लागू थी। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये पूरे भारत में करीब 51% क्षेत्र पर लागू थी। बात क्लियर दोस्त? अब बात करते हैं महालवाड़ी की। तो बेसिकली अगर महालवाड़ी की बात कर लेते हैं तो महालवाड़ी 1819 में आरंभ की गई थी और 1833 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय मार्टिन वार्ड और जेम्स थॉमसन ने इसको व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन किया था। और ब्रिटिश भारत के करीब 30% भाग पर, कितना? 30% भाग पर महालवाड़ी प्रथा लागू थी। इस व्यवस्था में राजस्व संग्रह की इकाई जो है वो गांव या महाल को माना जाता था महालवाड़ी में, है ना। जैसे इसमें जो वसूली का काम था वो महाल का था। महाल बोले तो गांव, ठीक है। अब रैयतवाड़ी की जो बात थी तो इसमें रैयतवाड़ी में जो है ये सरकार और किसान का सीधा संबंध होता था, मतलब बीच का जो था वो सिस्टम खत्म था। और अगर बात कर लेते हैं कि भाई कॉर्नवालिस ने जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया इसमें क्या था, तो इसमें जो है जैसे ये कह सकते हैं कि भूमि का स्वामी जो जमींदार हुआ करता था, इसमें सरकार, बीच में जमींदार और इधर किसान। तो इस प्रकार से मतलब ये कह सकते हैं कि ठेका दिया जाता था, है ना, ऐसे करके। तो इसको आप अगर यहाँ से भी प्रश्न आता तो आप कर लेंगे। तो इसमें सही जवाब का अस्थाई बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते दोस्त, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? निम्नलिखित में से एक इस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी बारदोली आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। बताइए इसका सही जवाब। आपको पता है जो खेड़ा आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था, ठीक है। का हुआ कहाँ था? तो खेड़ा गुजरात में हुआ था, जाहिर सी बात है। और अगर यहां बात कर लेते हैं दोस्त, तो जो खेड़ा का आंदोलन था वो बेसिकली किसके लिए था? तो गांधी जी के नेतृत्व में जो है ये किसानों का आंदोलन था। किसानों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। इसमें अकाल तथा फसल बर्बादी की स्थिति में मालगुजारी वसूली जो चल रही थी उससे राहत दिलाने के लिए चल रहा था, ठीक है दोस्त। बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की दोस्त। तो बारदोली सत्याग्रह जो था ये 1928 में हुआ था, ठीक है। 1928 में गुजरात, सूरत, बारदोली, तालको, सारी जो है जगहों पे हुआ था। इसका नेतृत्व करता कौन था? तो भैया यह भी नेतृत्व करता थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पर जो है इस आंदोलन के दौरान जो है ये कह सकते हैं कि जो यहाँ की महिलाएं थी
कुशल नेतृत्व के कारण जो है इनको सरदार की उपाधि जो है दी थी। ये आंदोलन इसलिए था कि जो है ब्लूमफील्ड था मैक्सवेल समिति का गठन करके जो इस पर लगान आरोपित किए थे उसको जो है जो 22% लगान थी उसको 6.3% कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी। बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की, तो बेसिकली इसका जो गठन हुआ था वो 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे, स्वामी सहजानंद थे। ठीक है दोस्त, तो इसमें बहुत ज्यादा योगदान नहीं था, क्योंकि सत्याग्रह पूछा तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। चंपारण की बात कर लेते दोस्त, तो ये चंपारण सत्याग्रह था मेरे भाई, ये हुआ था 1917 में, 1917 में हुआ था। और ये बिहार का मोतिहारी जो क्षेत्र है उसी के बीच में आसपास था। इस सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने किया था। और ये बेसिकली जो है ये 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया बोले तो 3/20, ठीक है, 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा के विरोध में था। ठीक है मतलब ये था कि जो लगान थी, जो तवान थी, वो एक मुश्त जो लिया जा रहा था उसके विरोध में था। और गांधी जी के नेतृत्व में जब ये आंदोलन चला तो इसमें एक जांच आयोग भी गठित किया गया और इस समिति के सुझाव पर 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया और बगान मालिकों अवैध वसूली का 25% वापस करने पर भी राजी हो गए। और इसी आंदोलन में हालांकि एन जी रंगा ने गांधी जी का विरोध भी किया था। पूछा जाता है कि एन जी रंगा ने गांधी जी का विरोध कब किया था, तो चंपारण सत्याग्रह में किया था। और यहीं पर जो है महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? कॉपीराइट से तात्पर्य है ऑप्शन ए नवीन, आविष्कारशील और औद्योगिक उपयोगिता वाला होना। ऑप्शन बी है आपका ब्रांड नाम की सुरक्षा करता है, किसी व्यवसाय वाणिज्यिक उद्यम के लिए लोगो डिजाइन। ऑप्शन सी है रचनात्मक, कलात्मक, साहित्यिक, संगीतमय और दृश्य सभ्य कार्य। ऑप्शन डी है अद्वितीय समान विशेषताओं के कारण भौगोलिक जुड़ाव, कृषि समान, प्राकृतिक समान, निर्मित समान, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थ। आप देखते होंगे इस टाइम जो है बड़ी कॉपीराइट, जैसे यहाँ पे कुछ शब्द मैं लिख दे रहा हूँ, उन्हीं में से ये है, जैसे कॉपीराइट हो गया, फिर आप सुनते हैं पेटेंट, ठीक है, फिर आप सुनते हैं एक ट्रेडमार्क। क्या सुनते हैं? ट्रेडमार्क या ट्रेडमार्क, आप हॉलमार्क भी नाम सुने, ट्रेडमार्क एक नाम सुनते हैं आप। एक अभी जो चर्चा में है वो है GI, जियोग्राफिकल इंडेक्स, ये बड़ा फेमस है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, आप जैसे चर्चा भी कर रहे हैं, जैसे पेटेंट की बात कर लेते हैं दोस्त, ये जो है ये 20 वर्ष के लिए होता है। पेटेंट जो होता है 20 वर्ष के लिए, जो ट्रेडमार्क होता है ये 10 वर्ष के लिए होता है, 10 वर्ष के लिए होता है। और जो जियोग्राफिकल इंडेक्स भौगोलिक संकेत है ये 10 वर्ष नवीनीकृत 10 वर्षों तक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान इसको किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये बेसिकली GI का वो है। अब बात कर लेते हैं नवीन, आविष्कारशील, उद्योग और उपयोगिता वाला होना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसका मतलब है पेटेंट लेना। क्या? पेटेंट। पेटेंट कितने वर्षों का? 20 वर्ष का हो गया आपका। अब यहाँ पे ब्रांड नाम की सुरक्षा करता है, किसी व्यवसाय या वाणिज्यिक उद्यम के लिए लोगो डिजाइन करना। तो भैया ये आप जानते हैं ये क्या होता है? ट्रेडमार्क। जैसे कोचिंग का लोगो होता है ना, जैसे हमारी कोचिंग का लोगो है, आपकी कोचिंग का लोगो, सबकी कोचिंग का लोगो, तो वो ट्रेडमार्क होता है कि भाई जो एक ब्रांड बन गया, इसे रचनात्मक, कलात्मक, साहित्यिक, संगीतमय और दृश्य सभ्य कार्य, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब भैया होता है, ये जो बिल्कुल सही जवाब है, कॉपीराइट। आप देखते हैं हम लोग जैसे बुक ये सब छापते हैं तो उसमें कॉपीराइट क्लेम होता है, किस लिए? रचनात्मकता के लिए, कलात्मकता के लिए, साहित्य उसमें जो इंक्लूड होता है या संगीत जो भी चीजें होती है उसमें कॉपीराइट लिया जाता है। ठीक है दोस्त, अद्वितीय समान विशेषताओं के कारण भौगोलिक जुड़ाव, तो आपको पता है ये भौगोलिक संकेत GI या इसको जियोग्राफिकल इंडेक्स बोलते हैं, वही बोलते हैं GI टैग। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? भारत में आर्थिक नियोजन की प्रथम प्रयास होगा दोस्त, प्रयास का श्रेय किसे जाता है? जयप्रकाश नारायण, M विश्वेश्वरैया, SN अग्रवाल, MN राय। बताइए दोस्त। देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व कुछ समूहों, व्यक्तियों और निकायों द्वारा नियोजन के प्रयास किए गए। इस दिशा में जो प्रयास किए गए उनमें आपका एक प्रयास आपका आर्थिक नियोजन भी है। ठीक है दोस्त, अब एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। MN राय किससे संबंधित दोस्त? तो MN राय योजना जो है ये समाजवादी झुकाव वाली थी। क्या? समाजवादी झुकाव वाली MN राय की योजना थी। बात कर लें SN अग्रवाल की दोस्त, तो SN अग्रवाल और उनके साथ साथ जो है श्रीमन नारायण जो है, ये लोग गांधी योजना पर काम कर रहे थे। किस पर? गांधी योजना।
गांधी योजना, मतलब विकास को गांधी मॉडल का, जैसे जो भी विकास कार्य हो रहे हैं तो ये जो है इस पे काम किए थे। बात हो रही जयप्रकाश नारायण की, तो आपको पता है जयप्रकाश नारायण जो है ये हमेशा किसके समर्थक रहे हैं? सर्वोदय योजना के। किसके? सर्वोदय योजना के समर्थक रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपसे कभी प्रश्न आता है सर्वोदय योजना जो जयप्रकाश नारायण की थी वो किसके दर्शन पर आधारित थी, तो आपको पता है विनोबा भावे के दर्शन पर आधारित थी, जिसमें कृषि, लघु और कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाना था। तो आर्थिक नियोजन की बात करें तो दोस्त, तो आर्थिक नियोजन जो है ये श्रेय जो जा जाता है एम विश्वेश्वरैया को जाता है। 1934 में इनकी एक पुस्तक थी भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था में, इन्होंने नियोजन संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1935। देखिए बात कर लेते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था वो 1921 से शुरू हो गया था। समिति गठित होनी, ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। आगे चल कर जो आरबीआई की स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये स्थापना है दोस्त, क्या स्थापना, अगर आपसे यही पूछ ले कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण आपको हुआ था 1 जनवरी 1949 में। ठीक है दोस्त, 1 जनवरी 1949 को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्त? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन कोयल, ऑप्शन डी सारस। बताइए दोस्त। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई राज्य पशु की बात कर लें, सबसे पहले की करके चर्चा कर लेते हैं राज्य पशु। तो राज्य पशु कौन भैया? 12 सिंहा है। क्या है? 12 सिंहा है। ठीक है। राज्य मछली की बात कर लेते हैं। क्या? राज्य मछली की बात कर लेते हैं दोस्त, ये है आपकी चीतल मछली। कौन सी? चीतल मछली जो है राज्य मछली है। ठीक है। बात कर लेते हैं राज्य वृक्ष की। क्या? राज्य वृक्ष की बात कर लेते हैं, तो ये है आपका अशोक। अशोक का वृक्ष जो है ये राज्य वृक्ष है। ठीक है। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं राज्य पुष्प की, क्या राज्य पुष्प की बात कर लें, तो ये है आपका पलाश। क्या भैया? ये आपका पलाश है, या इसको हम लोग ढाक बोलते हैं, ढाक, या इसको हम लोग टेसू बोलते हैं। ठीक है। हमसे पूछा गया है राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी दोस्त इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सारस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां प्रश्न। क्या भैया? किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है। ऑप्शन ए है जिंद, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। आपको पता है उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है वो एनसीआर में शामिल हैं। किसमें? एनसीआर में। ठीक है दोस्त। तो एनसीआर में जो जिले शामिल हैं कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता है कि जैसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ये सब सम्मिलित हैं। लेकिन इसमें अलीगढ़ भी प्रस्तावित है, जो 4 जिले भी और सम्मिलित किए जाने हैं उसमें अलीगढ़ प्रस्तावित है, अभी इसको सम्मिलित नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 8वां, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी वीपी सिंह, ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर बात कर लेते हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की, अगर आपसे मान लीजिए कभी पूछे कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन आपसे पूछ ले, तो आप क्या बताएंगे? प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत चहवार, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण, सारे के सारे लोग जो है ये बने थे। लेकिन जो बीपी सिंह है, बीपी सिंह कभी उप प्रधानमंत्री के कार्यभार नहीं संभाले थे, बल्कि बीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। क्या आप इनको मंडल कमीशन के लिए भी जानते हैं? यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 9वां प्रश्न लेते हैं।
क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 30 एवं 272, ऑप्शन बी 80 एवं 540, ऑप्शन सी 54 333, ऑप्शन डी 60 एवं 500। ठीक है, ये है। देखिए, विधानसभा जनता के प्रतिनिधित्व का सदन है और इसकी न्यूनतम संख्या जो बताई गई है, जो विधानसभा की संरचना के लिए आप अनुच्छेद 170 पढ़ेंगे, उसमें जो संरचना बताई गई है उसमें कहा गया है कि जो न्यूनतम सदस्य संख्या हो वो आपकी 60 हो, और अगर यहीं पे कोई कहे कि भाई अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम, तो अधिकतम हो सकती है 500। तो इसको भी आप हमेशा अपने माइंड में याद रखिएगा दोस्त, 500 जो है ये अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। अगर यहीं आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है 403 है दोस्त। ठीक है, चलिए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़े को, ऑप्शन बी क्लोम को, ऑप्शन सी यकृत को, ऑप्शन डी आंत को। बताइए दोस्त। देखिए, निमोनिया रोग जो है, अब जाहिर बात है हम लोगों को क्लोम तो होता नहीं, वो मछलियों में होता है। तो जो निमोनिया रोग होता है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। श्वसन संबंधी रोग जो है ये निमोनिया होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो पुनः एक बार आपसे निवेदन, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी भारत। ठीक है दोस्त, बात कर लेते हैं। जैसे भारत कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो 7 देश से। ब्राजील की बात कर लें तो कितने? 10 देश से सीमा साझा करता है। कनाडा की बात करें दोस्त, ये 4 देश से सीमा साझा करता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं चीन की, तो चीन जो है ये 14 देशों से सीमाएं साझा करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 26 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75% और 80 से 85%। बताइए इसका सही जवाब। देखिए, मानव रक्त में प्लाज्मा की जो कंडीशन है वो करीब 55 से 60% होती है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। जो 45 से 40% रुधिर कणिकाएं होती हैं और प्लाज्मा में 90% जो प्लाज्मा होती है, इसका 90% भाग जो 90% भाग वो जल होता है। ठीक है, और शेष 10% जो है ये प्रोटीन, जो 10% है ये आपका प्रोटीन प्लस कार्बनिक अम्ल। ठीक है दोस्त, तो इसको भी आप जो है कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक जो भी पदार्थ हैं ये होते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन बी इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 13 नंबर, हम बार बार आपसे कह रहे हैं जितने भी ढोलक वादक है, नृत्यांगन है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। 102 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तबला, शहनाई, सारंगी या संतूर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये प्रख्यात क्या है? शहनाई वादक हैं। ठीक है, प्रख्यात संतूर वादक हैं। संतूर क्या है? तो एक कश्मीरी लोक वाद्य है। ठीक है, बात क्लियर है दोस्त। आप कमेंट करके बताइए कि शहनाई वादक कौन फेमस है और जो है तबला वादक कौन फेमस है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। 14 नंबर, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी भारत रत्न। बताइए दोस्त। देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करते हैं दोस्त, तो वो आपका है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 में। ठीक है, माफ करिएगा, कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह प्रदान किया जाता है और इस मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, क्या भैया? अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। देखिए, 15 की बात करते हैं तो नस्ल, जाति, धर्म के आधार पर विभेदीकरण की रोक करता है, तो ये तो गलत हो गया। 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 18 क्या कहता भैया? 18 कहता उपाधियों का अंत। क्या? उपाधियों का
अंत, और 17 क्या भाई, यही है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है? ऑप्शन ए केशव प्रसाद मौर्य, ऑप्शन बी चौधरी भूपेंद्र सिंह, ऑप्शन सी स्वतंत्र देव सिंह, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। आपको पता है जो योगी आदित्यनाथ हैं ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। स्वतंत्र देव सिंह जो है ये जल शक्ति मंत्री हैं, क्या है दोस्त, जल शक्ति मंत्री। ठीक है, जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है बात। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं केशव मौर्य की। तो ये आपके जो है डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम है। और यहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह जो है ये पंचायती राज मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, क्या भैया, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन सी दरबारी लाल शर्मा, ऑप्शन डी नफीस उल हसन। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्त। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है, और ये 1937 से लेकर के 50 तक थे। कब थे? 1937 से लेकर के 1950 तक थे। अगर आपसे पूछे भाई वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष, क्या वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके कानपुर के विधायक कौन? सतीश महाना। कौन भैया? सतीश महाना है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल सही है। चलिए 18 नंबर चलते हैं दोस्त, क्या है? भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी गुहार मोती, ऑप्शन सी किबिथु, ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। देखिए अगर हम इसको बांटें भारत को, तो ये आपका पूरब, पश्चिम और उसके बाद इधर आपका उत्तर, दक्षिण, ये सारे मतलब ये हैं। तो अगर हम आपसे ये कहें कि भाई सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, ठीक है, तो आपको पता सबसे पूर्वी छोर ये अरुणाचल प्रदेश में है। कौन? किबिथु। कौन है? किबिथु है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पश्चिमी छोर कौन सा भैया? तो सबसे पश्चिमी छोर जो है वो आपका गुहार माता है। क्या? गुहार माता है। बात क्लियर? ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ बात करें सबसे उत्तरी कौन है? सबसे उत्तरी है आपका इंदिरा कॉल। कौन है? इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी की बात कर लेते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी काली खांसी। बताइए दोस्त इसका जीवाणु जनित नहीं है। आप प्रश्न पढ़िएगा, जीवाणु जनित नहीं है मतलब जीवाणु जनित नहीं मतलब विषाणु जनित। आपको पता है हम आपको ट्रिक बताए थे, हमने आपको ट्रिक बताई थी, टीटा डिकानी को 6 प्लग है। क्या? टीटा डिकानी को 6 प्लग है, ये हमने बताया था। टी से टाइफाइड, डी से डिप्थीरिया, का से काली खांसी, तो ये आपका निमोनिया, ये सब सारी चीजें जीवाणु जनित हैं। लेकिन एड्स जो है ये विषाणु जनित रोग है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी नरसिम्हाचारी, ऑप्शन डी रामास्वामी CR। देखिए दोस्त अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर, जब भारतीय की बात यहाँ पे हो रही है तो वो थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी राजगोपालाचारी इनको कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्त उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करने में आनंद आया होगा, और अगर आनंद आ रहा हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्त, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।